नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होती है खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। होगी हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले उनका करते हैं रुख। अंतरिक्ष में शुभ यात्रा। शुभांशु शुक्ला जिस तरह से गगनयात्री जो कि अंतरिक्ष की ओर अपनी उड़ान भर चुके हैं, बेहद सफल यह उड़ान हुई है। और इसके अलावा भी आज इससे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे कि क्या कुछ इसमें होने वाला है और किस तरह से ये जो एक्सियोम 4 मिशन है वो कितना महत्वपूर्ण अब की बार होता हुआ नजर आ रहा है और इससे क्या कुछ निकलेगा, किस तरह से पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। इन सब तमाम पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा अगर बात होगी तो यूक्रेन पर रूस की जो बमबारी है वो लगातार देखने को मिल रही है और इसके बाद भी लगातार हमने देखा कि शांति समझौते की बात भी सामने आई थी। लेकिन जो पुतिन की शर्तें हैं वो अभी तक जिसको माना नहीं गया है जेलेंस्की की तरफ से, तो इसी पर आज क्या कुछ हुआ है इस पर हम ताज़ा अपडेट भी आपको देंगे। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि अब की बार जो ये युद्ध है वो और कितना भीषण होता हुआ नजर आया है। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर की बात करते हैं। भारतीय गगनयात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियम मिशन 4 के तहत आज 25 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। उनके साथ 3 अन्य एस्ट्रोनॉट भी स्पेस स्टेशन जा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला इस मिशन के पायलट हैं और यह मिशन भारतीय समय अनुसार दोपहर करीब 12 बजे फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में सभी एस्ट्रोनॉट ने उड़ान भरी। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट करीब 28.5 घंटे के बाद 26 जून को शाम 4:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ेगा। शुभांशु शुक्ला समेत मिशन के चारों अंतरिक्ष यात्री 2 सप्ताह यानी कि 14 दिनों तक अंतरिक्ष स्टेशन पर रहेंगे और इस दौरान वे विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े प्रयोग और मिशन में हिस्सा लेंगे। इनमें से कई प्रयोग भारत और अमेरिका के साझा प्रयास हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संयुक्त घोषणा के तहत शुरू किया गया था। और इसके अलावा भी कुछ मिशन में बहुत कुछ इसमें खास होने वाला है। तो आइए इस मिशन से जुड़े कुछ और रोचक तथ्य जो है वो हम आपके साथ रखते हैं। तो आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास होने वाला है इस पूरे मिशन के जरिए। तो अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इस जो मिशन है उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि साफ तौर पर पूरी दुनिया की निगाहें इस पूरे मिशन पर है और किस तरह से जो भारत के लाल हैं उसने अंतरिक्ष में कमाल किया है इससे हम आपको रूबरू कराएंगे। क्योंकि साफ तौर पर ये जो तस्वीर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि इस मिशन को लेकर पहले हमने देखा कई बार इस मिशन को लॉन्च करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद ये मिशन कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आज वो दिन है जब सफलतापूर्वक इसे लॉन्च किया गया है और आपको बता दें 28.5 घंटे बाद लगभग इस समय अनुसार माना गया है कि वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में पहुंच जाएगा। और उसके बाद क्या कुछ होगा ये तस्वीरें साफ तौर पर अभी बयां करती हुई नजर आ रही है कि किस तरह से ये इसको लॉन्च किया गया है। काफी महत्वपूर्ण है, आपको बताएं इसका तमाम अगर हम पैरामीटर्स और इसके मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो इस मिशन से जुड़ी हुई तमाम जो तकनीकियां हैं उसके जरिए पूरी दुनिया का किस तरह से भला होने वाला है और किस तरह से जब ये इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में पहुंचेगा उसके बाद से जो तमाम अलग अलग विषय हैं उन पर किस तरह से आगे की बारीकियों पर बात बढ़ती हुई नजर आएगी। आप ये 2 तस्वीरें देख सकते हैं। साफ तौर पर ये जो तस्वीर है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि किस तरह से इसकी सफल लॉन्चिंग हुई और उसके बाद क्या कुछ यहां से नजर आया है। और आइए अब आपको ये भी सुनवाते हैं कि शुभांशु शुक्ला ने इस पर क्या कुछ कहा है जब उसके बाद वो ये लॉन्च हुआ और उस पर उनकी जब रिएक्शन आया तो क्या कुछ उन्होंने कहा है। आइए आपको सबसे पहले वो सुनवाते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो इस मिशन को जो सफल बनाने का दारोमदार है वो शुभांशु शुक्ला पर है, और किस तरह से इसमें आगे और भी परिवर्तन, बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, किस तरह से पूरी दुनिया के लिए भारत का जो कद है वो और बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुछ और आंकड़े भी और तथ्य आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से इसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तो आइए आपको बताते हैं, क्योंकि 41 साल बाद अंतरिक्ष में हिंदुस्तान साफ तौर पर नजर आ रहा है और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने यह इतिहास रचा है। करीब दोपहर 12:01 पर कैनेडी स्पेस सेंटर से उन्होंने उड़ान भरी और ये उड़ान काफी महत्वपूर्ण है, जो आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा एक्सियोम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए ये रवाना हुए हैं। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर स्पेस की ये उड़ान भरी गई है। काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 1984 के बाद भारत का नया स्पेस चैप्टर ये निकलकर सामने आया है, एक बड़े अंतराल के बाद, कई सालों बाद, दशकों बाद। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये हो जाता है। राकेश शर्मा के बाद अब शुभांशु शुक्ला बने हैं दूसरे भारतीय जो इस यात्रा पर आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। 1984 में राकेश शर्मा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हुए थे और उसके बाद से अब शुभांशु शुक्ला जो हैं वो यहां पर ये उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सियोम 4 में कुल 4 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय दल हैं अलग अलग, और इसके अलावा 14 दिन अंतरिक्ष में ये साइंटिफिक रिसर्च यहां पर होता हुआ नजर आएगा। तमाम अलग अलग पैरामीटर्स उसके रखे गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों पर इसमें बात होगी। अंतरिक्ष में करीब 14 दिन तक रहेंगे शुभांशु, और इसके अलावा वैज्ञानिक प्रयोग और रिसर्च गतिविधियों में साफ तौर पर हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे, जिससे पूरी दुनिया का एक कह सकते हैं कायाकल्प होता हुआ नजर आएगा। तमाम बारीकियां वहां पर वो समझते हुए नजर आएंगे। 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद मिशन के लिए भी ये चयन किया गया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं शुभांशु के परिजनों की क्या प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम पर आई है। करते हैं कि मतलब उसने आप लोगों ने किया, ये हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं और मिशन उसका सक्सेसफुल रहा है। अभी ईश्वर की कृपा है। अनुभव तो बहुत बढ़िया है, कहें और क्या कहें क्या ना कहें तो सब आप लोग देख ही रहे हो। अनुभव की कोई ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, पर अब बहुत खुश है। और वहीं केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवानगी को भारत के लिए गौरव का क्षण बताया है। सुनिए। Through Chandrayaan before anybody else, and today we are collaborating with NASA in an equal measure, in an equal platform. So India is no longer a follower, it is actually an equal partner. And let me also put it on record that Shubhanshu Shukla, the Indian member of the crew, is going to be the most crucial component of this entire mission, which is going to last about 2 weeks or so. It might be plus minus, because he's the pilot and he's going to perform 7 exclusive experiments which have been designed by India, which have been, the kits have been provided by India. और शुभांशु शुक्ला का जो ताल्लुक है वो सीधे लखनऊ से है, तो ऐसे में लखनऊ के लाल अंतरिक्ष में किस तरह से धमाल मचाएंगे इस पर भी हमारी नजर होगी। और आपको कुछ तथ्यों के जरिए और भी कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वो धमाल मचाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये जो लॉन्चिंग है कई बार पहले टली, अब सफलता की उड़ान साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पहले ये मिशन 29 मई को लॉन्च होना था, लेकिन उसके बाद इसमें देर सवेर आज हम जब देख रहे हैं कि ये मिशन लॉन्च होता हुआ नजर आया। तकनीकी खामी से कई बार इसकी लॉन्चिंग टलती रही है और उसके अलावा अब भारत ने जाकर एक नया इतिहास रचा है। आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि साफ तौर पर ये जो क्षण है वो आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य का निर्माण करता हुआ नजर आ रहा है। देश में जश्न का माहौल है और शुभांशु का परिवार, लखनऊ और पूरे भारत इस पर गर्वित भी है। तो साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं कि कितना बड़ा ये पूरा क्षण है और किस तरह से आने वाले समय के लिए एक बेहतर कल का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आप पायलट शुभांशु शुक्ला क्या सुनेंगे, यूं ही चला चल। ये जब एक प्लेलिस्ट पूछी गई सभी से कि वो अपनी प्लेलिस्ट बताएं कि वो क्या सुनना चाहते हैं, तो यहाँ पर शुभांशु शुक्ला ने गाए जो उदित नारायण है उनका ये गाना है स्वदेश फिल्म का, उसको इन्होंने चुना कि
कि यूं ही चला चल रहा ही। तो ये भी हम आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसे भी अहम तथ्य निकलकर सामने आए हैं जो साफ तौर पर एक अलग प्लेलिस्ट जब वहां पर बनी तो सबसे पूछा गया तो उसमें शुभांशु शुक्ला की जो चॉइस थी वो ये गाना था और इसी पर आगे बढ़ते हुए वो नजर आ रहे हैं, यूं ही चला चल रहा ही। और आगे आने वाले समय में ये जो राह है वो और कितनी आसान होती हुई नजर आएगी, ये तमाम अलग अलग जो इसके अलग अलग चैप्टर्स हैं जो निकलकर सामने आएंगे आने वाले समय में, उससे तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। अगली हम आपको अगर बात बताएं तो आप देखिए कि शुभांशु को 2006 में वायुसेना में कमीशन उनको मिला था और चारबाग स्टेशन से, क्योंकि लखनऊ का जो स्टेशन है उसको चारबाग कहते हैं आपको बता दें, और वहां से अंतरिक्ष की ये उड़ान लगातार उनकी नजर आ रही है। तो आप समझिए कि कितना लंबा उन्होंने जो सफर है वो तय किया है। 2000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव है। MiG-29, सुखोई, जगुआर जैसे फाइटर उन्होंने उड़ाए हैं। आप समझिए कि कितने प्रतिभाशाली वो रहे हैं। एनडीए के लिए बिना बताए उन्होंने फॉर्म भरा और ट्रेनिंग के वक्त पिता नहीं जा सके थे साथ, और इसरो और नासा मिशन के लिए वो चयनित भी हुए थे। एक्सियम 4 जिसकी हम बात कर रहे हैं कि प्राइम पायलट बनाए गए हैं और बैकअप में ये ग्रुप कैप्टन नायर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की यूएस यात्रा में सहमति भी बनती हुई नजर आई थी। तो ये तमाम अलग अलग तथ्य हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं, आप इसको समझने की कोशिश करें। और इसके अलावा भी इसरो ने एक्सियोम स्पेस से समझौता किया और अब गगन की ओर देश की नई उड़ान साफ तौर पर नजर आ रही है। बहुत कुछ इसमें से निकलकर सामने आएगा, क्योंकि जिस तरह से आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि भारत का जो परचम है पूरी दुनिया में है, और इसीलिए जब शुभांशु शुक्ला जैसे लोग और आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं भारत का जो कद है वो और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। आइए ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं और क्या कुछ इसमें चल रहा है, क्या कुछ अहम बातें हैं, आइए उसी से रूबरू कराते हैं। असीम मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विकास हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले असीम, इस अगर हम मिशन की बात करें तो क्या इस मिशन में इतना खास है जो आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य का निर्माण करता हुआ नजर आएगा? बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि इस चारों एस्ट्रोनॉट्स में से भारतीय मूल के शुभांशु शुक्ला हैं, वो आईएसएस की तरफ बढ़ चले हैं। और इसमें जब ये चारों एस्ट्रोनॉट्स वहां पहुंचेंगे आईएसएस पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ कि 50 से ज्यादा मोर देन 50 एक्सपेरिमेंट्स ये तमाम एस्ट्रोनॉट्स करेंगे। कहा जा रहा है कि लगभग 60 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, केंद्रीय यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि शुभांशु शुक्ला के जिम्मे इन 60 एक्सपेरिमेंट्स में से कुल 7 एक्सपेरिमेंट्स इनको करने हैं। और वो एक्सपेरिमेंट्स हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन आईएसएस और स्पेस सेक्टर में भारत बीते वर्षों में जिस तरह से आगे बढ़ा है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। अभी बीते दिनों हमने गगनयान की बात की और कहा जा रहा है कि इस मिशन के बाद से जब ये सक्सेसफुल मिशन जब वापस आ जाएंगे तो फिर गगनयान मिशन के लिए उनके जो अनुभव होंगे शुभांशु शुक्ला के, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये उन तमाम एस्ट्रोनॉट्स में शामिल हैं जिनको कि गगनयान के जरिए स्पेस में भेजा जाएगा। और अभी चूंकि ये स्पेस में जा रहे हैं, आईएसएस में जाएंगे, तमाम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो उन एक्सपेरिमेंट्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो ये शेयर कर पाएंगे धरती पे आने के बाद से बाकी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके साथ थे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्यूचर मिशन के लिए, गगनयान के लिए। दूसरी बात, अगर एक्सपेरिमेंट्स की बात की जाए, कुल 60 एक्सपेरिमेंट्स इन तमाम एस्ट्रोनॉट्स को करने हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जो कुछ इंपॉर्टेंस है वो हम शेयर करें अपने दर्शकों के साथ। जो मसल रीजनरेशन, मतलब ये कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में रहता है और मोर देन 15 डेज 20 डेज वो रहता है, तो धीरे धीरे स्लोली डीके होता है, उसके मसल्स उनके डीके होते चले जाते हैं। अब ये टीम ये एक्सपेरिमेंट करेगी कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट्स वहां पे रहता है तो किस तरह से उनके मसल्स जो डीके होते हैं उनको फिर से कैसे रीजनरेट किया जा सके। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। प्लांट बायोलॉजी में ये कि ऐसी, जैसे कि कहा जा रहा है कि मूंग और मेथी, ये 2 सीड्स हैं जिनको कि ले जाया गया है, उनको वहाँ पे ग्रोथ किया जाएगा, रीजनरेट किया जाएगा और देखा जाएगा किस तरह से वहाँ पे इनकी सर्वाइवल होती है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि जो डायबिटिक पेशेंट है, अभी गौरव स्थिति ये है कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट डायबिटिक है तो जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो उसको एक्सक्लूड कर देती है कि आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि स्पेस में जाने के बाद आपके ब्लड शुगर का लेवल क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, क्या होता है, इसमें वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अब इस टीम के कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई फ्यूचर में कोई ऐसा एस्ट्रोनॉट जिनको कि शुगर की प्रॉब्लम है, क्या वो भी जा सकता है क्या, तो इसको लेकर भी एक्सपेरिमेंट्स इनको करने होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही रोचक बात ये कि एक वाटर बेयर को भी, जो कि माइक्रोस्कोपिक एक ऑर्गेनिज्म है,
उसको भी शुभांशु शुक्ला उनकी टीम बिल्कुल। लेकर जा रही है। बहुत ही निश्चित तौर पर माइक्रोस्कोपिक असीम, ये ये है। तमाम जो आपने यहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शकों को भी समझने में आसानी हुई होगी कि आखिर इस मिशन से जुड़े हुए किस तरह की कठिनाइयां आती हैं, चुनौतियां आती हैं, जिनसे उनको पार पाना है। आप बने रहिए असीम हमारे साथ। विकास हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विकास, लखनऊ में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि वहीं से अभी हम दिखा रहे थे दर्शकों को भी कि उनकी जो शुरुआत हुई वो वहां से हुई, आज वो स्पेस सेंटर की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह का उत्साह, किस तरह का माहौल, किस तरह के रिएक्शंस वहां से मिलते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, बेहद ही खुश हैं लोग। शुभांशु की यह उड़ान आम लोगों के सपनों की उड़ान साबित हो रही है। लोगों को इंतजार था इस बात का कि आज जब शुभांशु अपने इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, और ये कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक दिन आने वाले समय, आने वाले भविष्य के लिए ये एक प्रेरणादायक रहेगा। ये आज का दिन, जिस तरीके से तमाम सारे लोग यहाँ पर आए, उनके परिवार वालों ने हमसे बातचीत की, तमाम सारी बातें की, लेकिन यहाँ पर लखनऊ के तमाम आम लोग भी आए उनकी लॉन्चिंग को देखने के लिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं चाहते थे, उसकी सफलता के पीछे उनकी भी प्रार्थनाएं थी। आप लोग यहाँ पर आए शुभांशु की लॉन्चिंग देखने, कैसा अनुभव रहा आपका? मतलब हमें तो बहुत उनको देख के भावुक हुए कि इस स्कूल और ये लखनऊ का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम उन्होंने रोशन किया, और मतलब बहुत खुश हुए हम लोग देख के उनको। कैसा लगा आपको? हम बहुत अच्छा लगा हमें भी, और उनके अचीवमेंट को ही हम सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, और साथ में अपने छोटे बच्चों को भी लेकर के आए थे कि वो भी उनको देख करके इंस्पायर हों, आगे हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें। और उनको देख करके वाकई बहुत मन प्रफुल्लित हुआ हमारा, और मतलब लगा कि मतलब पूरे संसार में हम लोगों का भी नाम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने परिवार से ही जुड़ा हुआ, बिल्कुल हमारे परिवार से जुड़ा हुआ महसूस किया, भावुक हुए हैं, बल्कि रोना आ रहा था उनको देख करके। उनके मदर फादर को देख करके भी हम लोग को बहुत मतलब गर्व भी महसूस हो रहा था, और उनके लिए खुशी भी हो रही थी, थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहे थे कि अब उनका बेटा इतनी दूर गया हुआ है उनसे, मतलब बहुत अच्छा लगा। सभी को इंतजार है कि जब मिशन पूरा करके लौट के आएंगे तो वो सफलता जो मिलेगी वो पूरे देश के आने वाले समय के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे भविष्य के लिए है वो सारी चीज़ें, तो बहुत मैं मतलब खुशी है इस बात की। तो बिल्कुल गौरव, आम लोगों को बहुत खुशी है, और जो शुभांशु ने अभी आपने जिस बात का जिक्र किया कि जो उन्होंने यूं ही चला चल रही गीत का चुनाव किया, तो बिल्कुल वो कर्तव्य पथ पे आगे बढ़े हैं, और कहीं न कहीं हर पल पर अग्निपथ होता है, और लेकिन वो बढ़े चले जा रहे हैं। कहीं न कहीं ये सफलता आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा रहेगी, एक कहानी बनकर उनके दिलों में रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो ऐतिहासिक लम्हा था, और जहाँ पर शुभांशु जो जिस चीज़ के लिए चुने गए, मेहनत किया और वहां पर पहुंच गए, आज लॉन्चिंग का दिन था, तो ये एक बहुत ही बड़ी कहानी है, और ये कहानी युगों युगों तक रहेगी, लोग याद करेंगे, क्योंकि अंतरिक्ष के क्षेत्र में गिने चुने नाम ही आते हैं, और उनमें से अब शुभांशु का नाम जुड़ गया है। तो बिल्कुल निश्चित आने वाले समय में चाहे हमारा जो मिशन है गगनयान, या आगे चलकर अपना अंतरिक्ष सेंटर की जो बात कही जा रही है, उस दिशा में भारत ने बढ़ता एक कदम बढ़ा दिया है आगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में स्पेस साइंस में जो प्रगति हुई है पिछले कुछ सालों में, शायद हम देखते हैं 1984 के बाद से अब ये तमाम ऐसी उपलब्धियां हैं जो लगातार भारत के नाम पर आ रही हैं, और इसमें जो परचम ऊंचा किया है वो शुभांशु शुक्ला ने किया है। तो ऐसे में लखनऊ में तो खास माहौल है ही है, उसके अलावा पूरा देश भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका, असीम आपका, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत और जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो इस वक्त युद्ध की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, चाहे बात इजराइल हमास की हो, या इजराइल ईरान की, या रूस यूक्रेन की। इन सबके बीच एक बात कॉमन है, और वो है अमेरिका की दखलंदाजी, यानी कि बीच में आकर युद्ध को शांति की राह पर ले जाने की। लेकिन ऐसा क्या सही मायनों में हो भी पा रहा है? क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो चुका है, दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए हैं, लेकिन रूस यूक्रेन में अभी भी युद्ध जो है वो चरम पर है। रूसी सेना ने भयंकर हमला करते हुए यूक्रेन में तबाही मचा दी है। रूस ने इन हमलों में भारी हथियारों का भी प्रयोग किया है। रूस ने यूक्रेन में ड्रोन, मिसाइलों और तोप के जरिए हमले किए हैं। रूसी सेना की ओर से किए गए हमलों में कम से कम कई लोगों की यहां पर मौत की बात भी सामने आई है, और सैकड़ों लोग जो हैं वो घायल भी बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि तमाम देशों के बीच मध्यस्थता करवाने वाले ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को शांत क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? क्यों इजराइल ईरान जैसा सीज फायर यहां लागू नहीं हो पा रहा है? बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ताजा हालातों के कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर ये युद्ध अभी तक क्यों अपने उस शांति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि इसमें तमाम कवायदे की गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद लगातार हम देख रहे हैं जो वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर जहां पर स्थितियां हैं वहां पर तमाम ऐसे युद्ध चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि ये जो युद्ध है वो और कैसे भीषण होता हुआ नजर आ रहा है।
हमला किया गया है रूस की तरफ से और हमलों में रूस ने भारी हथियारों का प्रयोग किया है। ताबड़तोड़ यहां पर गोलाबारी देखने को मिली है। रूस ने कई शहरों को टारगेट किया है। तो ये अभी हम ताज़ा अपडेट आपको दे रहे हैं जो इस वक्त की स्थिति बनी हुई है। यूक्रेन में ड्रोन, मिसाइलों और तोप के जरिए हमले किए गए हैं और लगातार ये हमले और तेज होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये अभी का घटनाक्रम है जो लगातार एक तरफ तो शांति की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी भी तस्वीरें हैं जो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं और इस बात को साफ तौर पर दर्शा रही हैं कि अभी भी ये युद्ध जो है वो रुकने वाला नहीं है। इसके अलावा अगर हम अगले आपको चीज़ों के बारे में बताएं कि किस तरह से इसमें और क्या कुछ देखने को मिल रहा है और किस तरह से जो यूक्रेन है वो किस तरह से इसमें पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है, या ज़ेलेंस्की का क्या कुछ मानना है, क्या कुछ कहना है। रूस के खिलाफ लंबी दूरी के ड्रोन यहां से लॉन्च किए गए हैं जब रूस ने हमला किया और उसके बाद फिर उसका जो पलटवार था वो ज़ेलेंस्की की तरफ से किस तरह से किया गया है। अब तक 12,000 से अधिक यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। ये तब से है जब से ये युद्ध शुरू हुआ है और ये बात कही है ज़ेलेंस्की ने। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मदद की अपील भी की है। लगातार हम देख रहे हैं कि वैश्विक फोरम पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर लगातार मदद मांगी जा रही है और अब की बार फिर ज़ेलेंस्की ने मदद मांगी है और पश्चिमी देशों से सैन्य सहायता की गारंटी मांगी गई है कि अब की बार सैन्य सहायता की हमें गारंटी दी जाए जिससे हम रूस का सामना कर सकें। ज़ेलेंस्की का रूस पर बड़ा आरोप भी निकलकर सामने आया है क्योंकि नागरिक क्षेत्रों पर बमबारी की उन्होंने बात कही और लगातार ऐसा हमने देखा है कि यानी कि रूस जो है वो नागरिक क्षेत्रों पर यूक्रेन के बमबारी करता हुआ नजर आया। इसके अलावा भी तमाम ऐसे फैक्ट्स थे जो लगातार निकलते हुए सामने आए और किस तरह से अब की बार ज़ेलेंस्की एक बार फिर से इंटरनेशनल फोरम पर अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से सैन्य सहायता जो है वो इनको मुहैया कराई जाए। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ये जो युद्ध है वो शांति की कगार तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि कुछ शर्तें भी हैं। वो शर्तें क्या हैं? वो शर्तें हैं पुतिन की ये शर्तें हैं जिसमें क्रीमिया, दोनबास और नोवोरोसिया को यहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने की बात जो है वो इस शर्त में रखी गई है। इसलिए जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है वो इस शर्त को लेकर काफी सजग है। रूसी भाषियों के पूर्ण अधिकार और हित सुनिश्चित हो ये भी इनका मानना है और ये शर्त में रखा गया है। रूसी भाषा को यूक्रेन की आधिकारिक भाषा बनाने का भी ऐलान किया जाए, इस तरह की बात भी इन शर्तों में रखी गई जिसकी वजह से ये शांति के पथ पर नहीं चल पा रहा है। नाजीवाद और नव नाजीवाद के प्रचार पर विधायी प्रतिबंध इसको जो है वो लगाए जाए, तब इसमें कुछ आगे की बात आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। यूक्रेन में परमाणु हथियारों की स्वीकृति हो और तैनाती पर साफ तौर पर पाबंदी हो। तो इस तरह के जो तमाम अहम जो फैक्टर्स हैं वो यहां शर्तों में रखे गए हैं और सशस्त्र बलों, हथियारों और सैन्य उपकरणों की ताकत सीमित कर दी जाए। तो ये मानना है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो शांति के पक्ष पर है वो आगे बढ़ता हुआ ये युद्ध नहीं नजर आ रहा है। अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, आप ही का रुख करूंगा और अखिलेश आपसे समझने की कोशिश कि जिस तरह से जो शर्तें रखी गई हैं, आखिर हम एक तरफ तो देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बाकी जगह पर तो जाकर शांति की वार्ता पक्ष रख रहे हैं, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है अखिलेश, आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी संबित पात्रा कुछ कह रहे हैं, सीधे वहां का रुख करते हैं। आज एक विशेष दिन है। आप सभी जानते हैं कि देश के लोकतंत्र पे हमला इमरजेंसी के रूप में, आपातकाल के रूप में आज से 50 वर्ष पहले हुआ था। ये 50th ईयर है, ये 50वां साल है जब देश पर इंदिरा गांधी जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाया था। स्वाभाविक है, इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए, इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए और दोबारा इतिहास में हुई गलतियां कभी एक लोकतांत्रिक देश में ना हो। आज भारतीय जनता पार्टी इस विषय को ध्यान में रखते हुए समग्र भारतवर्ष में काला दिवस के इस रूप को प्रस्तुत कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का बौखलाना, उनकी बौखलाहट हमें दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने जिस प्रकार से, जिस भाषा से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए शब्द कहे हैं वो निंदनीय है। खड़गे जी हो चाहे जयराम रमेश जी हो, इन लोगों को पता नहीं है कि इमरजेंसी का दंश क्या था। कांग्रेसियों को पता नहीं है कि आम हिंदुस्तानी ने इमरजेंसी के दौरान किस प्रकार के कष्टों को, यातनाओं को सहा था। लगभग 1.5 लाख लोग जेल के अंदर रातों रात भर दिए गए थे। बिना कैबिनेट के डिसीजन के आधी रात को देश पर इमरजेंसी थोप दिया गया था। अखबारों के, बड़े बड़े मीडिया हाउस और अखबारों की बिजली काट दी गई थी ताकि आप अखबार के माध्यम से सुबेरे सत्य ना छाप सके।
इस प्रकार का माहौल पूरे देश में रहा था। कई लोग, उनके ऊपर जो यातनाएं हुई उसके कारण उन्होंने मृत्यु को वरण किया, और आज भी वैसे लोग हमारे बीच में हैं। और इसलिए हमारा दायित्व है, हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा दायित्व है कि हम न केवल भारतवर्ष को बल्कि आगामी पीढ़ी को भी इस विषय से अवगत कराएं कि विगत समय में जो भूल हुई थी इमरजेंसी के रूप में, वो कितनी बड़ी भूल थी और ये भूल दोबारा दोहराया नहीं जाए। उस पे मजाक करना, उस पे तंज कसना, जिस प्रकार से खड़गे जी ने आज किया है, मुझे लगता है यह भी मखौल उड़ाना है लोकतंत्र का। खड़गे जी कह रहे हैं कि 50 साल पहले हो गया, उसको फिर से क्यों याद किया जा रहा है? खड़गे जी, आप तो आज खुद ही बोल रहे थे कि जो लोग आजादी की लड़ाई में नहीं थे, जो लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में नहीं थे, आप उस समय की बात कर सकते हैं मगर हम बात नहीं कर सकते। ये फर्क क्यों है? और खड़गे जी, मैं पूछना चाहता हूं, कौन कहता है कि हम आजादी की लड़ाई में लड़ नहीं रहे थे? यहां जितने लोग खड़े हैं, चाहे हम बोलने वाले हों, चाहे कैमरे के पीछे हमारे कैमरेमैन बंधु हों, आप सबके परिवार से हिंदुस्तानी होने के नाते कोई प्रत्यक्ष रूप से या कोई परोक्ष रूप से आजादी के लड़ाई में लड़ रहा था। मगर मैं पूछना चाहता हूं, बताइए, आदरणीय सोनिया गांधी जी का परिवार, उनके माता पिता कहां से लड़ रहे थे आजादी की लड़ाई में? कहां से लड़ रहे थे आजादी की लड़ाई में? उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उड़ीसा से, बंगाल से, कहां से सोनिया जी की परिवार आजादी की लड़ाई में शामिल थे? बताइए। आप जब भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के विषय में बात करते हैं तो वो उचित है, मगर जब हम आपके परिवार के, राजनीति के, आपके परिवार के महत्वाकांक्षा की पन्नों को पलटते हैं तो आपको वो ड्रामा नजर आता है। केवल और केवल आपके परिवार के महत्वाकांक्षा के कारण इमरजेंसी लगी थी, एक व्यक्ति के महत्वाकांक्षा के कारण, क्योंकि कोर्ट ने उनके, इंदिरा गांधी जी के चुनाव को निरस्त किया था। केवल और केवल सत्ता में बने रहने के लिए इंदिरा जी ने बिना कैबिनेट के फैसले के इमरजेंसी लगाई थी। आप कहते हैं गरीबी और अमीरी के बीच खाई बढ़ गई। खड़गे जी, हम आपको लिफाफा में बंद करके आज जो रिपोर्ट यूएन की है, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आपको भेजेंगे। किस प्रकार से कितने करोड़ों लोग, 25 करोड़ से अधिक लोग किस प्रकार से गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं विगत कुछ वर्षों में, जब मोदी जी का प्रधानमंत्री का काल रहा है। इन 11 वर्षों में यह रिपोर्ट आपको भेजेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि गरीबी हटाओ का नारा वो अलग था और वास्तविक रूप में किस प्रकार गरीबी दूर हुआ है इन 11 वर्षों में, उसकी कहानी अलग है। मैं आज पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते, एक पल के लिए भी इमरजेंसी को भुलाना नहीं है। इमरजेंसी को सदैव याद रखना है और आगे चलकर इस प्रकार की विषम विकट परिस्थिति न बन सके, इसके लिए भरसर लोकतांत्रिक प्रयोग, लोकतांत्रिक प्रयास हमें करते रहना है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जिस पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है, वो लोकतंत्र का महिमा कहां से समझेगी? जिस पार्टी का समर्थन, और जो पार्टी उन लोगों से समर्थन लेती है जो पैर पे अंबेडकर जी जैसे महान विभूति के फोटो को रखते हैं, वो आज हमें संविधान सिखा रहे हैं। ये इंडी गठबंधन वाले पहले आपस में बात कर ले इमरजेंसी को लेकर, किसका मत इमरजेंसी को लेकर क्या है, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी को इमरजेंसी के विषय में सिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने बड़े आरोप और
कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया है। आपातकाल को लेकर जिस तरह से 50 वर्ष पूरे हो गए हैं उसको लेकर उन्होंने तमाम बातचीत यहां पर अपनी रखी है और साफ तौर पर आने वाले समय के लिए भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। अखिलेश थुमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे इससे पहले, और अखिलेश का ही रुख कर लेते हैं। अखिलेश, बहुत संक्षेप में आपसे चाहूंगा कि आप जवाब दें, आखिर शांति वार्ता के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं और अभी भी जिस पैमाने पर यह युद्ध आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है रूस और यूक्रेन का, आने वाले समय में क्या देख पाएंगे कि इसमें स्थिति किस ओर इशारा कर रही है? देखिए, ये जो रूस और यूक्रेन का मामला है ये इजराइल और ईरान के मामले से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। देखिए, इजराइल और ईरान में था कि एक टारगेट था इजराइल का कि उसको न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देना ईरान को। दूसरा टारगेट था कि उनको बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत नहीं रहने देनी है ताकि ईरान की मिसाइल इजराइल में न जाए या किसी अन्य देश में न जाए दूर तक। लेकिन यहाँ रूस और यूक्रेन का मामला है पूरी तरह टेरिटोरियल मामला है और पहचान से जुड़ा हुआ मामला है। जैसे हम लगातार ग्राफिक्स दिखा रहे थे कि रूसी बोलने वाले जो क्षेत्र है यूक्रेन में उनको व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि वो रूस का हिस्सा बने। यूक्रेन के लोग नहीं चाहते, यूक्रेन के जो वोलोदिमीर जेलेंस्की है वो नहीं चाहते ऐसा। वोलोदिमीर जेलेंस्की अपने पूरे निश्चित तौर पर अखिलेश के तमाम महत्वपूर्ण तथ्य तो हैं, लेकिन इसमें जो पुतिन की शर्तें हैं वो अपने आप में आने वाले समय में बड़े सवाल खड़ी करती है कि क्या ये आगे शांति की राह पर जा पाएगा और क्या इसमें पुतिन मानेंगे। इस पर हम सबकी नजरें लगातार बनी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।